Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. Dear, जैसा कि ये पार्ट 2 होने वाला है ऑटो साइकिल का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पहले आप पार्ट 1 देखें। तो ऑटो साइकिल जिसमें हम पार्ट 1 में जो है ऑलरेडी आपको ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है, टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताए हैं। ऑटो साइकिल जो है कौन सा इंजन के लिए है और फिर ऑटो साइकिल जो है वो कब प्रपोज किया गया है, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया है, ये सारा चीज़ जो है या फिर कार्नोट का ड्रॉबैक क्या था, ये सब भी हम ऑटो साइकिल का फर्स्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर है, तो फर्स्ट आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें आप लोग। इसमें जो है आपको हम बताए हुए थे फर्स्ट पार्ट में ही कि सेकेंड पार्ट में आप लोग को हम डिराइव करके बताएंगे एफिशिएंसी का फार्मूला, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होगा या ऑटो इंजन के लिए जो एफिशिएंसी का फार्मूला होगा वो क्या होगा, कैसे डिराइव होगा, ये हम इस लेक्चर में आप लोग को बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। तो लेक्चर को बिना स्किप किए पहले आप पूरे लेक्चर का आनंद लें, पूरे लेक्चर को देखें, जरूर आपको जो है कहीं भी किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, काहे, कैसे, हर एक चीज़ का जवाब जो है आपको मिलेगा और लास्ट में आप डिराइव कर पाएंगे, आप खुद से ही डिराइव कर पाएंगे बिल्कुल भी कि ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी कैसे ड्राइव होता है। तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो पीवी और टीएस डायग्राम हम रीड्रॉ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि जब हम डिराइव करेंगे एफिशिएंसी तो पीवी टीएस डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, किस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, कि कौन सा प्रोसेस के लिए कौन से पॉइंट से डिनोट किया गया है, ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पीवी डायग्राम जो है वो कैसा था, ये आपका पीवी डायग्राम एक हम रफली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पीवी का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में क्या क्या वेरिएशन हुआ पॉइंट टू पॉइंट वो ड्रॉ किया जाता है, पीवी डायग्राम से दिखाया जाता है। सबसे पहले आपको बताए थे कि सक्शन का प्रोसेस होता है जो कि 0 से कहाँ तक, 1 तक। तो 0 से 1 के बाद सक्शन के बाद जो है वो फर्दर आपका कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होता है, जिसको कर्व से डिनोट किया जाता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में। उसके बाद जो है वो 2 से जो 3 है पॉइंट, वो 2 से 3 में जो आपका होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट पे आपका क्या होता है, हीट का एडिशन होता है। फिर फर्दर 3 से जो है वो 4 प्रोसेस जो है आपका 3 से 4 वो फिर फर्दर क्या होता है, एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है ना। और 4 से फिर 1 प्रोसेस जो होता है वो हीट का रिजेक्शन का प्रोसेस होता है। ये एक रफली हम आपको बना करके दिखाए, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बतलाए थे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका है QR है रिजेक्शन, और ये आपका जो है ये क्या है QS मतलब एडिशन, और 3 से 4 जो है यहाँ से आपको वर्क आउटपुट मिलता है जो कि एक्सपेंशन का प्रोसेस है। साइकिल को आप देखिए ध्यान से, तो साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में नज़र आ रहा है। ऐसे भी ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल ऑलवेज क्लॉकवाइज सेंस में ही होता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वॉल्यूम जो है आपका वॉल्यूम 1 पॉइंट का वॉल्यूम 4 पॉइंट का बराबर है। आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम 2 पॉइंट का वॉल्यूम 3 पॉइंट का भी बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। आप ये वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम बोला जाता है VS, और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। टोटल वॉल्यूम का वैल्यू जो होता है वो टोटल वॉल्यूम ये हो गया आपका, ये टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। ये बात ही बताए हुए थे। अब एक टीएस डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं यहीं पे, और फिर उसके बाद ड्राइव करेंगे। तो टीएस डायग्राम भी आप बखूबी अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे ड्रॉ होता है आपका ऑटो साइकिल के लिए टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 से 2 वो कैसा प्रोसेस है, तो ये दोनों जो प्रोसेस है 1 से 2, 3 से 4, ये आपका कंप्रेशन का प्रोसेस है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन का था और ये किसका था, एक्सपेंशन का था। और ये जो दोनों प्रोसेस था आप लोग को बतलाए थे कि ये दोनों रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक था, यानी कि इंट्रोपी बराबर कांस्टेंट वाला प्रोसेस, जिसको आइसेंट्रोपिक भी बोला जाता है।
आइसेंट्रोपिक भी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो इसीलिए 1 का एंट्रोपी और 2 का एंट्रोपी क्या होगा, बराबर होगा। फिर 2 से 3 आप फर्दर देख पा रहे हैं कि हीट एडिशन होता है, तो हीट एडिशन के टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एडियाबेटिक आपको किसी भी एक्सिस में नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिखे उसको कर्व से दिखाना है, ये आपको एक तरीका बतलाए थे। तो ये क्या हो गया आपका 2 से 3 पे हो गया, और फिर फर्दर क्या हो गया 3 से 4 पॉइंट पे, और फिर 4 से कौन सा पॉइंट, 4 से 1 पॉइंट पे। इस तरह से आपका साइकिल का कंप्लीट हो गया क्लॉकवाइज साइकिल। ये 2 से 3 में जो यहाँ से जो हुआ है 2 से 3 में ये Q का है एडिशन हुआ है, यानी हीट सप्लाई हुआ है, और 4 से 1 में हीट का रिजेक्शन हुआ है, जिसको QR से दिखाएंगे, और 3 से 4 में वर्क आउटपुट मिला है। आपको एक चीज मालूम होगा कि एरिया अंडर जो होता है वो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम जो है वो आपको मिलता है हीट एडिशन का वैल्यू और हीट रिजेक्शन का वैल्यू मिल पाता है। जैसे कि यहाँ पे ही हम बातें करें तो देखिए हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि एक छोटा सा डायग्राम से आपको हम समझाएं, TS डायग्राम से ही। तो देखिए ये T है, तो आप देख पा रहे हैं 2 से 3 को जरा समझिए। तो 2 से 3 प्रोसेस में ही आपका हुआ है, ये जो है कैसा है, ये वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है, यहाँ भी वॉल्यूम बराबर क्या था, कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट प्रोसेस में आपका हीट का एडिशन हुआ है, तो इसके अंडर का एरिया का मतलब हुआ ये एरिया। तो ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये QS को रिप्रेजेंट कर रहा है। QS का मतलब क्या हुआ, हीट एडिशन। QS का मतलब चूंकि एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम गिव्स अस द हीट इनपुट, ठीक है। तो हीट इनपुट मिल गया आपको, या हीट इनपुट बोलिए, या हीट रिजेक्शन बोलिए, या हीट सप्लाई बोलिए, हीट रिजेक्शन बोलिए। तो ये हीट सप्लाई का वैल्यू हो गया। इसका भी वजह है क्योंकि आप जानते हैं कि DS का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, dQ अपॉन T, and change in entropy is equal to change in heat divided by absolute temperature. From here you can calculate dQ is equal to TdS. यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर टेम्परेचर और एंट्रोपी गिव्स अस दी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। अब इसी तरह हम सिमिलरली यदि एक और भी डायग्राम बनाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए क्या होगा TS में, TS डायग्राम में ही जो आप देख पा रहे हैं रिजेक्शन के लिए। तो रिजेक्शन क्या है आपका, तो ये रिजेक्शन दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ, तो आप कहेंगे सर 4 से 1 हुआ है। देखिए 4 से 1 हुआ है, तो 4 से 1 के नीचे का एरिया मतलब ये एरिया होगा। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो Q रिजेक्शन का। तो आपसे हम बोले कि आखिर Q एडिशन ज़्यादा है या Q रिजेक्शन, आप कहेंगे कि सर Q एडिशन ज़्यादा है, Q रिजेक्शन कम है। आप क्लियरली एरिया से भी देख सकते हैं। तो Q एडिशन और Q रिजेक्शन को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर जो मिलेगा वही आपका होगा वर्क आउटपुट का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों। वही क्या होगा, मेरा वर्क आउटपुट का वैल्यू होगा। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि वर्क आउटपुट इज इक्वल टू जो होगा वो QS माइनस क्या होगा, QR होगा। एक्चुअली में एक डायग्राम से और भी आपको हम दिखाते हैं, ब्लॉक डायग्राम से। यदि ये एक कोई इंजन है, सपोज कीजिए ये एक इंजन है, तो इंजन में आप क्या किए, QS मतलब हीट सप्लाई और Q रिजेक्शन मतलब हीट रिजेक्शन, और इंजन क्या करेगा, वर्क आउटपुट। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही बोलता है। यही कॉन्सेप्ट था कैल्विन का, जिससे हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आया था, कैल्विन के स्टेटमेंट से। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ से क्या बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है सिर्फ। तो यहाँ से आप कहेंगे QS को यदि पॉजिटिव माने टुवर्ड्स द सिस्टम पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द सिस्टम को नेगेटिव मानेंगे, यानी QR नेगेटिव होगा, और WOU2 अवे फ्रॉम सिस्टम है, अवे फ्रॉम सिस्टम है, टुवर्ड्स को पॉजिटिव मान ली है, तो क्या होगा, 0 होगा। समेशन ऑफ हीट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप वर्क आउटपुट इज इक्वल टू क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं S माइनस क्या होगा, R होगा, जो कि यहाँ भी यही कैलकुलेट किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि वर्क आउटपुट का वैल्यू जो होगा साइकिल में, ये जो थर्मोडायनेमिक साइकिल दिख रहा है, इसमें जो होगा हीट कितना अमाउंट आप सप्लाई किए और कितना रिजेक्ट हो गया, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। सपोज आप 100 किलो जूल सप्लाई किए और 20 किलो जूल रिजेक्ट हुआ, तो योर वर्क आउटपुट इज 80 किलो जूल, योर वर्क आउटपुट इज 80 किलो जूल। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब जो है आपको हम बतलाते हैं कि एफिशिएंसी कैसे ड्राइव होगा, क्या करना है।
तो सबसे पहले तो आप जानते हैं वी नो, स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी कैसे ड्राइव होगा, क्योंकि इस लेक्चर में डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वी नो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? तो एफिशिएंसी यदि ऑटो का बात करें तो इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क आउटपुट। ऑब्वियस है ना, हमेशा क्या होता है? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई होता है, HS हीट सप्लाई। तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू हाउ मच? आप कहेंगे सर वर्क आउटपुट इज इक्वल टू QS माइनस QR, और हीट सप्लाई का मतलब हुआ QS। यहाँ से आप क्लियरली आप देखिए तो क्या आपको मिलेगा? तो 1 माइनस QS अपॉन QS, 1 माइनस QR माइनस QR डिवाइडेड बाय क्या? QS। ये जो हो गया ये ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन। बट ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो हम लोग डिराइव करके यहाँ पे आपको बतलाएंगे, अभी डिराइव करेंगे बिल्कुल भी कि इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। एक नया टर्म्स अभी आपको सुनने को मिला, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड एडियाबेटिक इंडेक्स, या फिर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है जिसको गामा से दिखाया जाता है, गामा से, तो उसके फॉर्म में हम आपको बतलाएंगे कि एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है ऑटो साइकिल का। ये हुआ इन टर्म्स ऑफ हीट के टर्मों में हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है इधर कुछ बातें आपको मिटा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ भी ये भी अभी आपको मिटाते हैं, चूँकि आप कॉपी में लिख चुके हैं, ये भी आप लिख चुके हैं। इसको भी TS डायग्राम भी आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर ही लिए हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाते हैं। एक तो ये यहाँ से हो गया। अब एक्चुअली में यदि आप कंप्रेशन रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको QS और QR का रिक्वायरमेंट होगा। आप देख पा रहे हैं पूरा ऑटो साइकिल में आपको हम ये कॉन्सेप्ट बताया कि हीट एडिशन आइसोकोरिक होता है एंड आल्सो हीट रिजेक्शन भी आइसोकोरिक होता है। आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसोमेट्रिक, यानी उसी का एक नाम है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आप थर्मल इंजीनियरिंग में ही क्लियरली सीख चुके हैं कि आइसोमेट्रिक के लिए यहाँ के बाद आप लिखेंगे जो भी स्टेप लिखने जा रहे हैं। नौ यदि आप ऐसा लिखेंगे QS का वैल्यू, तो QS का वैल्यू कितना होगा? तो QS इज इक्वल टू होगा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मल इंजीनियरिंग से ये कॉन्सेप्ट आया है। यदि आप हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, AmCv, चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, हियर योर Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय dt, और dt का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। dt का मतलब क्या हुआ? dt का मतलब हुआ टेम्परेचर चेंज का वैल्यू होता है। यदि टेम्परेचर चेंज का बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ? आप TS डायग्राम अपने कॉपी में यहाँ तो मिटा दिए हैं, आप देखिए वहाँ पे। तो आप देखिए QS कहाँ से कहाँ हुआ? आप कहेंगे सर 2 से 3 पॉइंट में हीट एडिशन हुआ, तो 2 से 3 पॉइंट में ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 3 का, तो 3 टेम्परेचर माइनस 2 टेम्परेचर, ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका हीट एडिशन का वैल्यू है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता तो CV के जगह पे CP लिखते, बाकी सारा चीज सेम होता, यानी AmCv dt लिखें, जो कि dt का मतलब टेम्परेचर चेंज। तो 2 से 3 में हुआ था, आपका जैसा नेमिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग 2 से 3 में मेरे अकॉर्डिंग हुआ, 3 पॉइंट का ज़्यादा टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा माइनस कम। सिमिलरली आप यदि रिजेक्शन का वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, तो रिजेक्शन इज इक्वल टू AmCv, क्योंकि यहाँ भी जो हो रहा है मास है आपका, M मास का वैल्यू है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही रिजेक्शन हुआ है, और रिजेक्शन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस पॉइंट का था? 4 पॉइंट का, 4 से 1 हुआ है। देखिए 4 से 1 ना, तो 4 से 1 में अब देखिए छोटा सा डायग्राम में यहाँ पे 4 से 1 में क्या हुआ था? रिजेक्शन। 4 का टेम्परेचर क्या था? ज़्यादा, और 1 का टेम्परेचर क्या था? कम था। यहाँ तक आप क्लियरली आप लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब यदि हम इसको एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करें, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करने के बाद क्या आएगा? देखिए यहीं पे पुट कर दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी अलग से पुट करें। यहाँ पे यदि हम इसको पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 1 होगा और माइनस होगा। QR की जगह पे पुट करेंगे तो MCV कॉमन है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो क्या क्या बचेगा? तो T4 माइनस आप देख पा रहे T1 डिवाइडेड बाय
T3 माइनस T2, यही होगा ना। अब इस वैल्यू को आप बिल्कुल भी अच्छे से याद रखें। ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हुआ, ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हुआ, लेकिन हमको कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में लाना है। तो आप देखिए कैसे लाएंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ से लर्न करके रखें। अब आपको बतलाते हैं, यहाँ तक तो आप चीज़ों को लिख ही लिए हैं, यहाँ पे भी इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अब आपको हम बतलाते क्या हो रहा है। अब यदि आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग, अब वो टेम्परेचर का वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कंसीडरिंग, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा। कंसीडरिंग दी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। कंसीडरिंग दी आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस एज 1 से 2 एंड कहाँ से कहाँ था? 3 से 4। अब देख पा रहे हैं कि 1 से 2 जो प्रोसेस था ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक था, 3 से 4 भी जो प्रोसेस था वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक था, यानी कि आइसेंट्रोपिक था। तो इस प्रोसेस को जब आप कंसीडर करेंगे तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि जब भी आपका कभी भी जैसे सपोज कीजिए 1 से 2, यहाँ से हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि 1 से 2, जैसे चलिए यही प्रोसेस को बना देते हैं। देखिए 1 से 2 आपको दिख रहा है ना, 1 से 2। तो 1 से 2 कैसा प्रोसेस है? तो आपका रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसको आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो जब भी आइसेंट्रोपिक हो तो थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है। तो T2 अपॉन T1 का जो रिलेशन होगा वो होगा आपका V1 अपॉन V2 टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये वैल्यू जरूर लर्न करें, लेकिन ये एप्लीकेबल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है, ये ओनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए एप्लीकेबल है। जब भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आप यदि कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर में आप जरूर लेक्चर को 1 बाय 1 देखें। आपको ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पीवीटी रिलेशन एक लेक्चर में बताएं, वहां पे बता चुके हैं। आप ऐसे एक्चुअली में इसको लर्न करके रखें। तो यहाँ पे टेम्परेचर तीनों बराबर है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन एक्चुअली में यहाँ लिखने जा रहा है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन देखिए कि क्या लिखेंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये रिलेशन लिखना है। जो भी प्रोसेस होगा 1 से 2, कोई भी हो सकता है नेमिंग, तो 1 से 2 के लिए किस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप साइकिल में यदि देखें, एक छोटा सा साइकिल यहाँ पे ना TS डायग्राम ड्रॉ ही कर देते हैं, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसा साइकिल नज़र आ रहा था, ये था 1 से 2 और ये था 3 और ये था क्या डियर 4, यही था ना। तो देखिए आप अप्लाई किए हैं 1 से 2 के लिए, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? 2 का। तो आप यदि लिखना चाहे तो T2 बाई क्या होगा? T1, और T2 बाई T1 सिमिलरली क्या होगा? तो V1 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1 एंड यदि 3 से 4 के लिए लिखेंगे तो 3 से 4 में 3 का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए T3 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल टू क्या होगा? तो रिवर्स होता है वॉल्यूम, तो ऊपर में क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1 एंड T3 इज इक्वल टू V4 बाई V3 और इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे? देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, T4 से मल्टीप्लाई होगा, T3 इज इक्वल टू T4 है ना, इधर T4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गामा माइनस 1। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं किए हैं। ये इक्वेशन को याद रखेंगे, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमेशा रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे वही अप्लाई किए, 1 से 2 और 3 से 4 में हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा था। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि V1 का वैल्यू और V4 का वैल्यू बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव, याद रखिएगा, वी हैव V1 अपॉन V2, ठीक है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू जो होगा वो होगा V4 अपॉन V3। सिंस V1 बराबर V4 एंड V2 इज इक्वल टू V3, ये होता है इसीलिए। अब R क्या है आपका, R से एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। R जो आपका है वो है कंप्रेशन रेशियो। R क्या है तो याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो है, और कंप्रेशन रेशियो को डिफाइन किया गया है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
after compression, volume after compression, it is the ratio of volume before compression to the volume after compression. तो volume before compression V1 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये before compression है, जब कंप्रेस कर दिए आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किए तो वॉल्यूम मिला क्या 2, इसलिए V1 अपॉन V2। V1 का वैल्यू V4 के बराबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को जरा देखिए, यहां से ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे कि सर ये V1 और V4 बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो एक्चुअली में इस इक्वेशन का यदि देखें, इसके ऊपर वाला इक्वेशन का, इसको जरा देखें आप, इसके ऊपर वाला इक्वेशन को देखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपका V1 अपॉन V2 और V4 अपॉन V3 क्या है, बराबर है R के बराबर, R जो कि कंप्रेशन रेशियो है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एबव रिलेशन, क्या लिख सकते हैं, तो T2 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 बाई T4। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। यहाँ पे देखिए ये राइट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि V1 अपॉन V2 भी R है, V4 अपॉन V3 भी R है। R का मतलब कंप्रेशन रेशियो। तो जब ये बराबर है, कुछ रिलेशन लाना है। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस चीज़ को भी देखते रहना है आपको। T4 माइनस T1 करना है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है क्या, तो क्या ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं क्या, आप इसको इसी टाइप से लिख सकते हैं। T4 इधर क्या लिख सकते हैं, तो T4 लिख सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, T3 को नीचे कर दिए तो इधर भी क्या लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं। इजली आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2 लिख सकते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्म करके T4 अपॉन T3 है ना, और T1 अपॉन T2 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, यदि रेशियो बराबर हो तो इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा T4 माइनस T1 आल्सो बराबर होगा किसका, T3 माइनस T2 का। ये भी रिलेशन होता है, ये अब इस चीज़ को मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। कोई रेशियो आप लेकर के एग्जाम्पल में देखिए, ऊपर को ऊपर से माइनस कीजिए, नीचे को नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल भी तीनों रेशियो आपस में बराबर ही होता है। क्लियर है। तो यहां से आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये रेशियो के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं T1 अपॉन T2 भी, या पुट कर सकते हैं T4 अपॉन T3 भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। बिल्कुल भी आप पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको बतलाते हैं, देखिए यहां से, अब आप यहां से लिखिएगा इसके बाद चीज़ों को। सो बाय पुटिंग देखिए एफिशिएंसी ऑटो का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस इस वैल्यू के पूरा प्लेस पे जो है, इस वैल्यू के पूरा प्लेस पे T1 अपॉन T2 हम रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं क्या, T1 अपॉन T2 रख सकते हैं या नहीं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस T4 अपॉन T3, दोनों हुआ ना, क्योंकि T4 अपॉन T3 और T1 अपॉन T2 दोनों बराबर है, या तो ये लिखें या ये लिखें, इस पूरे वैल्यू के प्लेस पे पुट के, क्योंकि ये पूरा वैल्यू ये दोनों के बराबर होगा। अब यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिए, आप चाहे तो इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय T1, इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, T2 बाई T1 लिख सकते हैं क्या, ये दोनों तो सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखे, एक्चुअली में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइए जरा, आप जरा प्रीवियसली इधर देखिए, अपने इक्वेशन में कॉपी में लिख चुके हैं। तो T2 अपॉन T1 जो होता है, T2 अपॉन T1 वो V1 अपॉन V2, वी हैव, देखिए क्या है, तो आप समझिएगा, वी हैव T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू है V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, आपको बतलाए हैं कंप्रेशन रेशियो होता है तो गामा माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ से प्यारा सा रिजल्ट जो है वो आप लोग का देखिए निकल करके क्या आ रहा है, तो एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का जो अभी आप बताए थे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, यानी R टू द पावर गामा माइनस
1। इसी का इंतजार था मेरे प्यारे दोस्तों। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर गामा माइनस 1। याद रखिएगा, गामा को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, गामा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है। ये एफिशिएंसी किसका है? ऑटो साइकिल का। जैसा कि आपसे वादा किए थे, बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया। हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपसे ड्राइव करके बता दिए आपके सामने। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को। अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ गामा का वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, आप लिख सकते हैं द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेशन रेशियो, जिसको कैपिटल स्मॉल आर, एंड स्पेसिफिक हीट रेशियोज, स्पेसिफिक हीट रेशियोज, दैट इज क्या है? गामा, है ना। गामा इज इक्वल टू, याद रखिएगा, होता है Cp अपॉन Cv, इसीलिए बोला जाता है स्पेसिफिक हीट रेशियो। और ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। यदि हम ऐसा कहें कि गामा का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इधर हम आपको समझाते हैं। गामा का वैल्यू को यदि हम कांस्टेंट मान लें तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, आप समझिए। इफ गामा कांस्टेंट, गामा को क्या कंसीडर किए? कांस्टेंट। देन बाय इंक्रीजिंग, आप देख सकते हैं बिल्कुल एनालिसिस करके, बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑटो साइकिल आल्सो इंक्रीजेज। क्या होगा? आल्सो इंक्रीजेज होगा। देखिए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये गामा को यदि कांस्टेंट मान ले, एक्चुअली में एफिशिएंसी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक हीट रेशियो पे, जो कि गामा है। देखिए क्या होगा यदि गामा को कांस्टेंट मान ले, आर का वैल्यू को इंक्रीज करें, आर का वैल्यू को यदि आप इंक्रीज कीजिएगा तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा, आर का वैल्यू को आप डिक्रीज कीजिएगा तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखेंगे, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, डायरेक्टली फार्मूला और डायरेक्टली ये सब रिलेशन पूछा जाता है। आर का वैल्यू को आप जैसे ही बढ़ाएंगे, देखिए समझिए, आर का वैल्यू को आप बढ़ाए, ये जो रेशियो है पूरा 1 अपॉन आर टू दी पावर, ये वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ए 1 से माइनस एक छोटा सा वैल्यू को करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे रिवर्स भी आप सोच सकते हैं, आर का वैल्यू बढ़ाए तो 1 अपॉन आर टू दी आर का पावर गामा माइनस 1, ये पूरा रेशियो कम हो जाएगा। 1 माइनस समथिंग है ना, तो 1 में एक छोटा सा वैल्यू जब माइनस करेंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा, 1 में बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटा आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी आर के बढ़ाने से बढ़ेगा, आर के घटाने से एफिशिएंसी घट जाएगा। तो एक रिलेशनशिप यदि देखना चाहे कि आखिरकार क्या रिलेशनशिप है, अब यहां पे समझिए, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड आर, दोनों में। तो एक ग्राफ से आपको हम बतलाते हैं यहाँ पे प्लॉट करके, कितना प्यारा सा ग्राफ है। ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। ये जो है एक एक्सिस में एफिशिएंसी लिखे हैं, एक एक्सिस में आर है, आर का मतलब कंप्रेशन रेशियो। तो ग्राफ को आप देखिएगा कैसे क्या होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आप एफिशिएंसी का वैल्यू को जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, एक्चुअली में एक जनरल प्लॉट कर दिए हैं। ये है आपका गामा का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, गामा का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए हैं, गामा बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे गामा का वैल्यू जो कंसिडर किए हैं ये 1.3, जो कि किसके लिए? एग्जॉस्ट गैस के लिए, एग्जॉस्ट गैस पॉली एटॉमिक के लिए। और यहाँ पे गामा का वैल्यू कंसीडर किए हैं 1.4, जो कि डायटॉमिक यानी एयर का होता है। और इसके लिए गामा का वैल्यू कंसीडर किए हैं 1.67, जो कि होता है मोनो एटॉमिक का, मोनो एटॉमिक गैसेस का होता है।
ठीक है, चीज़ें को समझिएगा। तो जैसे जैसे गामा का वैल्यू भी शिफ्ट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका कर्व भी शिफ्ट कर रहा है। और ये एक कर्व को यदि आप विजुअलाइज करें तो आप समझ सकते हैं आर के बढ़ने से एफिशिएंसी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिएगा। ये रिलेशनशिप है एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो का। तो यहाँ तक आपका लेक्चर जो है एफिशिएंसी याद रखिएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर गामा -1। कभी भी 1 से ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है। बहुत आइडियल कंडीशन भी माने तब भी नहीं होगा, 50-55% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं पॉसिबल है। तो अब आपको यदि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर लेक्चर को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल पे आप नए होंगे तो ज़रूर एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।